हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में जो बच्चों हमने क्वेश्चंस किए वो आपके डाइस के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड थे। देखिए, जो हमने क्वेश्चंस किए थे बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किए थे, यानी कि जब एक डाइस को रोल किया जाएगा तो तब क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स होंगे, क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते होंगे, तो वो हमने लास्ट क्लास में देखा। और जो हमने लास्ट क्लास में बिल्कुल लास्ट का जो क्वेश्चन किया था वो क्वेश्चन था जिसमें दो डाइस को एक साथ रोल किया गया था, एक साथ थ्रो किया गया था, और मैंने आपको समझाया था उस केस में पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं। और साथ ही साथ मैंने आपको बताया था कि जब आप दो डाइस को एक साथ रोल करोगे तो रोल करने पर जो डाइस के जो टॉप पर जो नंबर्स आएंगे ना, वो नंबर्स क्या क्या हो सकते हैं। देखिए, वो जो नंबर्स है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 और लेस देन इक्वल्स टू 12 होंगे, यानी कि जो नंबर्स है वो 2 और 12 के बीच में ही होगा। 2 भी हो सकता है और 12 भी हो सकता है। इसके अलावा देखो, मैंने आपको बताया था कि दो डाइस को अगर हम एक साथ रोल करें या फिर एक डाई को 2 बार रोल करें, ये दोनों के दोनों एक्सपेरिमेंट्स सेम ही होंगे क्योंकि इनके पॉसिबल आउटकम्स सेम ही होंगे। तो बच्चों देखो, मैंने लास्ट जो क्वेश्चन कराया था ना, उसकी कुछ चीज़ों को यहाँ इसलिए लिखा है, जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन अब करने वाले हैं ना उसमें इनका यूज होगा। जो हम अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले वो आपका एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, उसमें लास्ट क्वेश्चन का रेफरेंस यूज होगा ही होगा। तो आइए बच्चों, हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है, रेफर टू एग्जाम्पल 13। देखिए, एग्जाम्पल 13 वही है जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन कराया था। ठीक है भैया, रेफर कर लिया हमने और अपने काम की चीज़ों को लिख लिया यहाँ पर। अब देखो क्या बोला जाता है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। आपको ये एक टेबल दी हुई है, इसको कंप्लीट करना है। अभी सेकंड पार्ट की तो हम बात बाद में करेंगे। देखिए, ये जो क्वेश्चन है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये आपको एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 15.1 में क्वेश्चन नंबर 22 मिल जाएगा। देखिए, ये जो टेबल है ना, पहले इस टेबल को समझिए, टेबल को अच्छे तरह से समझिए, तभी आपको ये टेबल है ना, जो आपको इस टेबल की जो एंट्रीज फिल करनी है, ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगी। देखिए, इस टेबल में क्या दिया हुआ है, ये जो सबसे पहली रो है ना, इसमें देखो क्या दिया हुआ है, इवेंट। इवेंट क्या है, सम ऑन 2 डाइज। देखिए, मैंने आपको बताया था अभी भी कि जब 2 डाइज को आप जब रोल करोगे तो रोल करने पर जो टॉप पर जो नंबर्स आएंगे ना, उनका सम क्या क्या हो सकता है। देखिए, वही चीज यहां पर दी हुई है, सम दिया हुआ है 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है बच्चों, अब आपको क्या करना है, ये जो सम है ना, इनके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। हालांकि आपको कुछ सम के करस्पॉन्डिंग जो प्रोबेबिलिटी है वो दी हुई है, आपको बाकी की एंट्रीज को फिल करना है। देखिए, हम एक काम करेंगे, हम इनको भी क्रॉस वेरीफाई करेंगे, यानी कि इनको भी कैलकुलेट करेंगे, क्या ये दिया हुआ है सही दिया हुआ है क्या। क्रॉस वेरीफाई करेंगे तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि इस इवेंट की ये प्रोबेबिलिटी क्यों होगी और कैसे होगी। देखिए बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं हम इसकी 2 की, कि जब सम है ना, जब सम है वो 2 होगा, यानी कि 2 का मतलब है कि जब आप डाइस को रोल करोगे, रोल करने के बाद जो नंबर्स आएंगे ना, उनका सम 2 होगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। देखिए, आपको और अच्छी तरीके से समझाने के लिए मैंने ना यहां पर जो भी इन आउटकम्स के करस्पॉन्डिंग सम हो सकते हैं वो लिखे हैं। ठीक है, तो अब हम यहां से डायरेक्ट देखते हैं कि 2 देखिए कितनी बार आ सकता है। 2 देखिए एक बार आ सकता है ना, यानी कि किसके करस्पॉन्डिंग 2 आ सकता है, इसके करस्पॉन्डिंग। तो कितने फेवरेबल आउटकम्स हो गए, एक ही हो गया ना। और टोटल आपको पता ही है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या होते हैं, वो होते हैं बच्चों, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, वो होते हैं 36। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, 1। देखो, न्यूमरेटर में फेवरेबल आउटकम्स लिखते हैं, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या है, 36। अब बात करते हैं, तो इसका मतलब देखो, ये वेरीफाई कर लिया ना हमने। अब है 3 की बारी, कि जब सम है 3 होगा, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। देखिए, 3 कितनी बार है, 1 और 2, यानी कि किसके करस्पॉन्डिंग है 3। देखो,
इसके करस्पॉन्डिंग है और इसके करस्पॉन्डिंग है, यानी कि ये। तो कितने फेवरेबल आउटकम्स हो गए? 1 2, और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स तो सेम ही रहेंगे। तो देखिए आंसर होगा 2/36। अगर आप इसको काट पीट के लिखना चाहो तो इसको लिख दोगे 1/18। ऐसे ही जो सम है वो 4 होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? देखिए 4 कितने हैं? 1 2 3, ये है ना, यानी किसके कॉरस्पॉन्डिंग 4 आएगा? इनके कॉरस्पॉन्डिंग। तो ये कितने फेवरेबल आउटकम्स हो गए बच्चों? 1 2 3, 3 फेवरेबल आउटकम्स हो गए, और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या हो गए? 36। इसको अगर आप आगे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1/12। इसको काट दोगे, काट पीट के, तो 1/12 आ जाएगा। ऐसे ही जो सम है देखो 5 कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 4, ठीक है, यानी कि इनके करस्पॉन्डिंग 1 2 3 और ये हो गए बच्चों 4, ये हो गए ना। तो फेवरेबल आउटकम्स क्या हो गए? 4। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या हो गए? 36। इसको आप सॉल्व करोगे तो 1/9 आएगा। ऐसे ही 6, देखो कितनी बार 6 आ सकता है? 1 2 3 4 5, यानी कि ये पूरा का पूरा। अभी देखो मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी बताऊंगा। तो ये क्या हो जाएगा? 5/36, ये आगे कटेगा नहीं। अब 7 को देखो, 7 कितनी बार आ सकता है? 1 2 3 4 5 6, यानी कि ये पूरी की पूरी लाइन, ये पूरी की पूरी लाइन। देखो एक एक चीज को अच्छे तरीके से समझते हुए चलना है। अगर आप ऐसे पढ़ोगे ना कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगी। फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए? 6 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। अगर आप इसको आगे सॉल्व करके लिखना चाहो तो 1/6 आएगा। 8 को देखो देख लेते हैं कि क्या आएगा। वैसे 5/36 दिया हुआ है, फिर भी देखो वेरीफाई करके देख लेते हैं कितनी बार है 8। 1 2 3 4 5, ठीक है, यानी कि ये पूरा का पूरा एंट्रीज, इनके करस्पॉन्डिंग आपका जो सम है वो 8 आएगा। यानी कि जब जब भी ये आउटकम्स आएंगे आपका सम होगा 8। 5 फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय 36 टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ऐसे देखिए 9 कितनी बार होगा? 1 2 3 4, ये तो हो गया 9। 1 2 3 4, तो देखो बच्चों 4/36, यानी कि ये क्या हो जाएगा? 1/9। ऐसे ही देखो 10 कितनी बार आएगा? 1 2 3, यानी कि ये हो जाएगा बच्चों 3/36, यानी कि ये आ जाएगा 1/12। ऐसे ही देखो 11 कितनी बार होगा? 1 2, यानी किन आउटकम्स के करस्पॉन्डिंग 11 होगा? इन दो आउटकम्स के करस्पॉन्डिंग, यानी कि ये हो जाएगा 2/36। इसको अगर आप फर्दर सॉल्व करोगे तो 1/18 होगा। 12 देखो कितनी बार आएगा? एक बार, यानी कि सिर्फ और सिर्फ इस आउटकम के करस्पॉन्डिंग। तो ये हो गया 1/36। तो ये वेरीफाई हो गया ना आपका। जो जो एंट्रीज आपको दी हुई थी मैं उनको सर्कल कर देता हूँ। तो देखो वेरीफाई भी कर ली हमने। देखिए अगर आप इस तरीके से पढ़ोगे, इस तरीके से क्वेश्चंस करोगे तो आप इजीली कर पाओगे। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, मैंने इतनी डिटेल में इसलिए कराया है, ये क्वेश्चन खुद में थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। अगर पेपर में क्वेश्चन आता है तो इसके पार्ट्स पूछे जाते हैं। यानी कि देखो मैं आपको बताता हूं कैसे। 2015 में सीबीएसई में क्या क्वेश्चन आया, आपसे पूछ लिया गया कि भैया अगर हम 2 डाइस को रोल करेंगे, रोल करने के बाद जो टॉप पर जो नंबर्स आएंगे ना उनका सम 5 होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करो। तो देखो ये क्वेश्चन सिर्फ इतना पार्ट 2015 में पूछा गया था। आंसर होगा 1/9। ठीक है बच्चों। ऐसे ही 2018 में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसमें आपसे पूछ लिया कि भैया जब 2 डाइस को रोल करेंगे, रोल करने के बाद जो टॉप पर जो नंबर्स आएंगे ना उनका सम 10 होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करो। देखो मैंने आपको ये भी करा दिया। तो देखो इस तरह का क्वेश्चन करने से ना एक फायदा हुआ कि छोटे मोटे जो पार्ट्स आते हैं ना क्वेश्चन में वो आपके क्लियर हो जाएंगे। तो बच्चों देखो ये पार्ट तो हो गया कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्या कहता है,
अ स्टूडेंट आर्ग्यूज दैट देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम्स, कि भैया 11 पॉसिबल आउटकम्स हैं ये, देयरफॉर ईच ऑफ देम हैज़ अ प्रोबेबिलिटी 1/11। डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट, जस्टिफाई योर आंसर। देखो क्या बोला गया क्वेश्चन में, एक स्टूडेंट है ना जो आर्ग्यू करते हैं, आर्ग्यू मतलब डिस्कशन हो रहा है उनके बीच में, वो ये कहते हैं कि जो ये आउटकम्स है ना, आउटकम्स देखो यहां पर क्या है, आउटकम्स इनको ये मत कंसिडर कर लेना, इनका सम की बात हो रही है, जो टॉप पर जो नंबर्स आ रहे हैं ना उनके सम की बात हो रही है, इन आउटकम्स की बात नहीं हो रही। तो ये जो आउटकम्स है, आउटकम्स तो बच्चों यही होंगे अगर मैं सम की बात करूंगा, क्योंकि सम यही आ सकता है 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, इनके अलावा तो सम तो कुछ और आ ही नहीं सकता। तो आपको इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है, जो डिस्कशन हो रहा है उसमें ये निकल के आ रहा है कि भैया ये 11 आउटकम्स हैं और इनकी प्रोबेबिलिटी इसीलिए 1/11 होगी। आपको बताना है कि भैया आप इस चीज से एग्री करते हो या फिर डिसएग्री करते हो। चाहे आप एग्री करो चाहे डिसएग्री करो, आपको अपना आंसर जस्टिफाई करना है। देखो बच्चों यहां पर जो ये आउटकम्स है ना 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, ठीक है। इन आउटकम्स की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, देखो अगर मैं इनकी प्रोबेबिलिटी अगर इसके कॉरस्पॉन्डिंग लिखना चाहूं तो इसकी प्रोबेबिलिटी है बच्चों 1/36, इसकी है 1/18, इसकी है 1/12, इसकी है 1/9, इसकी है 5/36, नेक्स्ट की है बच्चों 1/6, इसकी है फिर 8 की 5/6, नेक्स्ट की है 1/9, नेक्स्ट की है 1/12, फिर उसके बाद नेक्स्ट की है 1/18, फिर उसके बाद है 1/36। अब देखो क्या इन आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी कहीं पर भी 1/11 है, बिल्कुल नहीं है। तो आप क्या करोगे, आप इस स्टेटमेंट से डिसएग्री करोगे। क्या करोगे, डिसएग्री, कि भैया हम सहमत नहीं है इस स्टेटमेंट से। अब आप रीजन क्या दोगे, जस्टिफिकेशन क्या दोगे, मेन तो चीज यही है ना। यहां पर देखिए मैंने आपको बताया था कि इक्वली लाइकली आउटकम्स क्या होते हैं। अगर किसी बच्चे को नहीं पता तो मैं बता देता हूं। देखो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए इक्वली लाइकली क्या होते हैं। देखिए इक्वली लाइकली आउटकम्स वो आउटकम्स होते हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी सेम होती है। क्या होती है, सेम। इक्वली लाइकली आउटकम्स, इक्वली लाइकली आउटकम्स क्या होते हैं बच्चों, जिनकी प्रोबेबिलिटी सेम होती है। अगर यहां पर इनकी प्रोबेबिलिटी देखो सभी की अगर सेम होती तो ये आउटकम्स क्या होते, इक्वली लाइकली। क्योंकि इनकी प्रोबेबिलिटी सेम नहीं है, लिखो नॉट सेम, तो ये जो आउटकम्स है ना ये इक्वली लाइकली नहीं होंगे। क्या होंगे, इक्वली लाइकली नहीं होंगे। तो मैं लिख भी देता हूं नॉट इक्वली लाइकली आउटकम्स। तो देखो इनकी प्रोबेबिलिटी 1 सबकी 11 के इक्वल नहीं है। इसका रीजन क्या है कि ये इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं है। तो आपको देखो आंसर में लिखना है कि आप क्या एग्री करते हो, नो। और रीजन क्या लिखोगे, बिकॉज द आउटकम्स आर नॉट इक्वली लाइकली, यानी कि इनकी प्रोबेबिलिटी सेम नहीं है। तो आप यही तो लिख रहे हो ना कि देखो भैया इनकी प्रोबेबिलिटी 1/11 के इक्वल नहीं है किसी भी, यानी कि अगर इनकी प्रोबेबिलिटी 1/11 होती तो इक्वली लाइकली होते, तो आप इस स्टेटमेंट से एग्री करते, सहमत होते। बट आपको पता है कि जो आउटकम्स है इनकी प्रोबेबिलिटी क्या है, इक्वल नहीं है। इक्वल किसके नहीं है, 1/11 के। तो ये आउटकम्स इक्वली लाइकली भी नहीं होंगे। तो यही आपको आंसर में लिखना है, नो, कि आप डिसएग्री करते हो, सहमत नहीं हो, क्योंकि जो आउटकम्स है वो इक्वली लाइकली नहीं है। तो बच्चों ये होता है आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन कंप्लीट। मैंने पूरी कोशिश की कि आपको अच्छी तरीके से मैं समझाऊं। अब है ना हम इस जो कॉन्सेप्ट है ना जो हम पढ़ रहे हैं कि जब 2 डाइज को हम रोल करेंगे
उनके जो टॉप पर जो नंबर्स आएंगे उनका सम क्या होगा। अब हम इसी कॉन्सेप्ट को ना थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और मैं आपको वो क्वेश्चंस दिखाता हूं जो पेपर में आते हैं और बच्चों को प्रॉब्लम करते हैं। मैं उनको भी अच्छे से और एकदम डिटेल से आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। तो आइए बच्चों बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। बच्चों देखो, जो मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर लिखा है इसमें 2 पार्ट्स हैं और ये दोनों के दोनों पार्ट्स हैं ना आपके सीबीएसई में ही आए हुए क्वेश्चन है। देखो ये जो पार्ट है ना ये 2017 में आया था और ये जो सेकंड पार्ट है 2016 में आया था और ये इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है कि भैया जब 2 डाइस को हम रोल करते हैं तो जो सम आता है ना उससे ही रिलेटेड, उसी कॉन्सेप्ट से ही रिलेटेड ये क्वेश्चंस है। बस थोड़ी सी वैरायटी है इन क्वेश्चंस में। जो भी हमने एनसीईआरटी क्वेश्चन किया था उससे थोड़ा एडवांस है ये क्वेश्चन। मैंने आपको बताया भी था अगर इस तरीके के क्वेश्चंस पेपर में आ जाते हैं तो थोड़ा मुश्किल होती है करने के लिए, इसलिए मैंने सोचा कि पेपर में आए हुए क्वेश्चंस भी आपको कराऊं। देखिए क्या कहता है ये क्वेश्चन, 2 डिफरेंट डाइज आर थ्रोन टुगेदर, 2 डाइज को एक साथ फेंका गया, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर्स ऑब्टेन्ड हैव अ सम लेस देन 7, यानी कि जो नंबर्स आए ना मेरे पास दोनों के दोनों डाइस पर टॉप पर उनका सम 7 से कम होना चाहिए। एक तो आपको इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है और दूसरा क्या निकालनी है, हैव अ टोटल ऑफ 9 और 11। जो सम है ना या तो 9 हो या फिर 11 हो। एक एक करके देखो इन पार्ट्स को समझते हैं। देखिए जो मैंने आपको लास्ट अभी जो क्वेश्चन कराया था ना एनसीईआरटी का जो जस्ट अभी कराया उसमें ना आप है ना अगर ध्यान से देखोगे तो आप एक चीज ऑब्जर्व कर रहे होगे कि जो डायगोनल्स पर जो एंट्रीज थी ना उनका सम सेम था। जैसे कि अगर मैं देखो 3 की बात करूं, थोड़ा बड़ा डायगोनल लेते हैं, देखो इस 4 की बात करूं तो ये जो डायगोनल पर एंट्रीज है ना यानी कि इनके करस्पॉन्डिंग क्या है 1 3 2 2 3 1, यानी कि ये पूरा पूरा एक डायगोनल की तरह बना रहा है ना। तो यहां पर क्या है कि सम है ना सेम होगा। ऐसे यहां पर देखो सम सेम है, क्या है यहां पर 3 है, यहां पर क्या है 4। ऐसे ही इस डायगोनल पर देखो ये जो सम है ना ये सेम होगा, क्या होगा 5 होगा, यहां पर क्या होगा 4 होगा सम, यहां पर क्या होगा 2 होगा, ये क्या होगा सम यहां पर, सॉरी ये यहां पर होगा बच्चों 3 और यहां पर होगा 2। ऐसे ही देखो इस डायगोनल पर है ना जो सम है ना वो क्या होगा 6 होगा। ऐसे ही इस डायगोनल पर जो सम है ना वो क्या होगा 7 और ऐसे ही ये आगे बढ़ता रहेगा। तो देखो जो डायगोनल्स पर एंट्रीज है ना मेरे पास वहां पर है ना सम सेम होगा, जो भी आउटकम्स है ना ठीक है उनका सम सेम होगा। यानी कि सम का मतलब है जो 2 डाइज है, डाइज के जो टॉप पर मेरे पास नंबर्स आए हैं उनका सम डायगोनल पर सेम होगा। देखिए यहाँ पे भी आप देख सकते हो ये 5 हो गया, ये पूरा का पूरा। अब बस ये है क्या, ये इन्हीं के करस्पॉन्डिंग तो मैंने लिखा हुआ है ना कि जब 2 डाइज को मैंने रोल किया, जब 6 2 आया तो सम होगा 8, जब 5 3 आया तब भी सम होगा 8, 6 6 आया तो सम होगा 12। तो देखो अब है ना आप अगर इस चीज को अच्छी तरीके से समझ लेते हो तो देखो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन में क्या कहता है कि जो आपको जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है ना वो क्या निकालनी है कि जो सम है ना वो क्या होना चाहिए लेस देन 7 होना चाहिए। तो देखो आप फेवरेबल आउटकम्स देखो कितने होंगे। ये देखो यहां पर इस डायगोनल पर जितनी भी एंट्रीज है ना यहां पर सम क्या है 7 और उसके बाद देखो यहां पर है ना जो ये सम है ना बढ़ता जा रहा है। यहां पर क्या है 8, यहां पर क्या है 9, यहां पर क्या है 10, यहां पर सम क्या है 11, यहां पर सम क्या है 12। तो आप देख रहे होगे कि लगातार जैसे जैसे मैं डायगोनल की लेंथ को बढ़ाता जाऊं नेक्स्ट डायगोनल पर आता जा रहा हूं तो सम क्या है बड़ा होता जा रहा है। हालांकि इस डायगोनल पर सम सेम है। तो देखो आपको ये चीज पकड़नी है कि आपका जो सम है ना 7 से कम होना चाहिए। देखो 7 तो ये है, 7 से बड़ा तो इस तरफ है और 7 से छोटा क्या होगा सम इस तरफ होगा ना। तो यहां की जितनी भी एंट्रीज है यानी कि देखो मैं ना इसको डबल लाइन कर देता हूं ब्लू से, यानी कि इससे ऊपर जितनी भी एंट्रीज है वो आपकी फेवरेबल आउटकम्स होंगी। तो देखो इससे ऊपर कितनी एंट्रीज है अगर आप देखोगे 5 इधर है, 4 इधर है, 9 3 12
और ये 3 15। तो कितनी एंट्रीज है इस तरफ? 15। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए? 15। तो आप यहां लिख भी दो, फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए बच्चों? वो हो गए 15। ठीक है। और आपको पता है कि जो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स है वो क्या होते हैं? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, PO लिख देता हूं मैं, ये होते हैं 36। तो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 15/36। 3 से इसको काट दो, 5/12। बच्चों देखो ये हो गया आपका आंसर। कितना इजी था। अब आपको बताना है कि भैया प्रोबेबिलिटी बतानी है आपको कि जब सम है ना, यानी कि सम को क्या टोटल भी तो बोल सकते हैं ना, टोटल वो क्या हो? 9 हो या तो फिर 11 हो। देखो 9 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है। तो आपको जो फेवरेबल आउटकम्स कंसीडर करने हैं वो करने हैं जहां पर सम 9 होगा और 11 होगा। तो देखो 9 कहां पर है? 9 है ये। तो कितने यहां पर 9 के फेवर में कितने आउटकम्स है? 1 2 3 4। तो देखो 9 के तो फेवर में हो गए 4 आउटकम्स। 9 के फेवर में कितने हो गए? 4 आउटकम्स। अब बात करते हैं 11 की। 11 के फेवर में 1 और 2, कितने आउटकम्स है? 2। तो टोटल फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए? 6। देखिए 9 भी आ सकता है और 11 भी आ सकता है, इसीलिए मैं इनको ऐड कर रहा हूं। ठीक है। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए बच्चों? 6। और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स है 36। तो ये क्या हो गया? 1/6। ये बच्चों हो गया आंसर। देखो क्वेश्चंस को है ना इजी करने की टेक्निक्स होती है, यही कुछ टेक्निक्स है जो मैं आपको बता रहा हूं। आपको भी इसी तरह से पढ़ना है। देखो कहीं पर भी आपका फिर आंसर गलत नहीं होगा। अब एक काम करते हैं, एक दो कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस और कर लेते हैं, फिर आज की क्लास को फिनिश करेंगे। तो आइए बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। बच्चों यहाँ पर मैंने 2 पार्ट्स लिखे हैं इस क्वेश्चन के, इनको भी फटाफट देख लेते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चंस और पेपर में आते रहे हैं ये क्वेश्चंस। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है? 2 डाइज आर थ्रोन, वही 2 डाइज को थ्रो किया गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सेम नंबर ऑफ बोथ डाइज, यानी कि डबलेट, और सेकंड पार्ट में अ डबलेट ऑफ ऑड नंबर्स। देखिए डबलेट का मतलब समझिए पहले होता क्या है, तभी आप क्वेश्चंस कर पाओगे, तभी आप फेवरेबल आउटकम्स को देख पाओगे कि क्या होंगे, इसके सॉल्यूशन को लिखने के लिए फेवरेबल आउटकम्स कैसे आएंगे। तो देखो अगर मैं डबलेट की बात करूं, देखो क्वेश्चन में ना डबलेट भी लिखा हुआ आ सकता है या फिर ये भी लिखा हुआ आ जा सकता है, सेम नंबर ऑन बोथ डाइज। तो कंफ्यूज मत होना। देखिए सेम नंबर ऑन बोथ डाइज का मतलब है, देखो जो डाइज पर है ना जो नंबर्स आएंगे, एक नंबर यहां आ सकता है और एक नंबर यहां, यानी कि फर्स्ट डाइज पर जो नंबर है वो यहां आएगा, सेकंड डाइज पर जो नंबर है वो यहां आएगा। डबलेट का मतलब दोनों तरफ सेम नंबर, ये लिखा है ना सेम नंबर ऑन बोथ डाइज, यानी कि अगर यहां 1 आया है तो यहां पर भी 1 ही आना चाहिए। सेम है ना, सेम सेम होना चाहिए। अगर पहली डाइस पर 2 आया है तो दूसरी डाइस पर भी 2 आना चाहिए। ऐसे ही 3 3, ऐसे ही 4 4, ऐसे ही 5 5 और ऐसे ही 6 6। अगर आप इस चीज को यहां पर देखना भी चाहो तो देखो डबलेट ये रहा इस डायगोनल में। ठीक है। तो ये देखो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए? 6 हो गए ना। तो इस केस में आपके पास जो प्रोबेबिलिटी आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डबलेट, वो क्या आएगी? फेवरेबल आउटकम्स कितने? 6 बटा टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? 36। ये सॉल्व करा आगे 1/6 आंसर हो जाएगा। अब देखो थोड़ा सा और इस पार्ट को हल्का सा कॉम्प्लिकेटेड करने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए बच्चों को इसमें पूछ लिया कि भैया जो डबलेट है ना, यानी कि जो डबल नंबर्स आ रहे हैं वो कौन से होने चाहिए? ऑड नंबर्स। अगर देखो इसकी बात करो 1 1, यानी कि दोनों के दोनों फर्स्ट पर भी और सेकंड पर भी ऑड नंबर्स ही होने चाहिए, इवन कंसिडर नहीं करने आपको। डबलेट क्या होना चाहिए? ऑड नंबर्स का ना। तो आपको देखो ये कंसिडर करना है डबलेट। यहां पर देखो डबलेट ये क्या है? इवन नंबर्स का है ना, तो या इसको आपको कंसिडर नहीं करना है। इसमें देखो दोनों के दोनों नंबर ऑड है, इसको कंसिडर करना है, इसको नहीं करना।
इसको करना है, फिर इसको नहीं करना। तो देखो फेवरेबल आउटकम्स कितने आ गए, 1 2 3। तो यहां पर प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ डबलेट ऑफ ऑड नंबर्स, ये बच्चों क्या हो गई, फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगे 1 2 3 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, ये हो जाएगा 1/12। देखो हो सकता है सीबीएसई 2017 में ऐसा क्वेश्चन आया है, आपसे पूछ लिया कि भैया डबलेट जो है ऑड नंबर, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। हो सकता है आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन मिले आपके पेपर में वो ऑड नंबर की जगह इवन नंबर कर दे। क्या कर दे, इवन नंबर। तो उस केस में देखो क्या होगा, उस केस में आपको ये कंसीडर नहीं करना है, ऑड कंसीडर नहीं करने, सिर्फ और सिर्फ क्या कंसीडर करने, इवन। 1 2 3। तो क्या हो गई, मैं आपको बता देता हूं आपकी नॉलेज के लिए, डबलेट ऑफ इवन नंबर्स, ये चलो मैं लिख देता हूं, डबलेट ऑफ इवन नंबर्स वो क्या होंगी, फेवरेबल आउटकम्स 3 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स यानी कि 36, ये क्या हो जाएगा 1/12। अब देखो क्वेश्चंस बनाने के ऊपर है, अगर आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझ गए, एग्जामिनर हो सकता है इवन नंबर की जगह बोल दे भैया डबलेट ऑफ प्राइम नंबर से बताओ क्या होगा। तो देखो कंफ्यूज अपने को बिल्कुल भी नहीं होना है। प्राइम नंबर्स देख लो क्या है, तो प्राइम ये है, ये है, ये है। तो इस केस में भी अगर वो पूछ लेता है डबलेट ऑफ प्राइम नंबर्स, तो इस केस में प्रोबेबिलिटी क्या होगी 3/36 यानी कि 1/12। तो बच्चों देखो मेरी तरफ से आज की क्लास में इतना ही था। अभी हम कुछ और क्वेश्चंस भी करेंगे आगे आने वाली क्लास में डाइज के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। तो बच्चों आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं। अगली क्लास में मोस्ट प्रोबेबली मैं सारे के सारे हर टाइप के क्वेश्चंस को कंप्लीट कर दूंगा जो भी डाइज के कॉन्सेप्ट से आते हैं। तो बच्चों मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।